यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है लेसन 4 का, एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्टिव डायरेक्टरी, और उसके बाद हम मूव करेंगे यूनिट 4 पे। लेसन 4 में ये चीज़ें हैं एक तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्नैपिंग्स हमने देखने हैं, देन एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है इस पे बात होगी, ओवरव्यू लेंगे एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावरशेल का, एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन है कुछ, और उसके बाद मैनेजिंग ऑपरेशन मास्टर, जो ऑपरेशन मास्टर रोल्स जो हैं उनकी डिस्कशन है, और लास्ट जो है वो बैकअप एंड रिकवरी है इस लेसन में। आगे और भी चीज़ें हैं इस यूनिट में। ओके जी सबसे पहले है ओवरव्यू ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन स्नैपिंग्स। एक्टिव डायरेक्टरी जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे स्नैपिंग्स ऐड हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स बेसिकली, जिनसे आप एक्टिव डायरेक्टरी की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और उन्हीं टूल्स को यहाँ लिस्टेड किया है। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन स्नैपिंग कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट एमएमसी कंसोल्स, और ये वो कंसोल्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, और एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। इसमें जो फर्स्ट 3 हैं वो तो विद द इंस्टॉलेशन ऑफ डोमेन हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। स्कीमा जो है उसे अवेलेबल करने के लिए जो स्कीमा की DLL फाइल है उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किस तरह करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 टूल्स होंगे जिनसे हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा और भी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड टूल्स हैं, लाइक यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं लिखा, इसी तरह ADSI एडिट है। ठीक है, तो ये टूल्स जो हैं ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन एट वेरी मिनिमम ये 4 टूल्स जो हैं ये हमें ज़रूरत पड़ते हैं, और उनमें से भी कॉमनली यूज़ होने वाला जो टूल है वो यूजर्स एंड कंप्यूटर्स और साइट्स एंड सर्विसेज है। डोमेन एंड ट्रस्ट में आप उस वक्त जाते हैं जब आपने ट्रस्ट्स बनाने हों, या आपने ऑपरेशन मास्टर रोल्स में से जो फॉरेस्ट वाइड रोल्स होते हैं उन पे हम आज बात करेंगे। फॉरेस्ट वाइड रोल्स जो हैं वो अगर चेंज करने हैं या व्यू करने हैं तब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में जाते हैं। ठीक है, और स्कीमा जो है वो तो कॉमनली बिल्कुल यूज नहीं होता, क्योंकि स्कीमा इज नॉट द एरिया दैट यू चेंज फ्रीक्वेंटली। स्कीमा में आप उस वक्त चेंज लाते हैं जब आप एक्टिव डायरेक्टरी में कोई बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं, या अपने फॉरेस्ट में कोई बहुत बड़ी यूटिलिटी, मेजर यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं, लाइक एक्सचेंज जब आप इंस्टॉल करते हैं तब स्कीमा मॉडिफाई होता है। ठीक है, लेकिन अगेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्कीमा मॉडिफिकेशन इज ऑटोमेटिक, यानी इट्स नॉट लाइक कि आप स्कीमा को ओपन करके मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे। मैंने आपको जो एग्जांपल दी इवन एक्सचेंज की, एक्सचेंज में ये नहीं होता कि आप एक्सचेंज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मैनुअली जाके एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, बल्कि आप जस्ट एक्सचेंज का सेटअप चलाते हैं और सेटअप खुद स्कीमा रिलेटेड जो मॉडिफिकेशन है वो परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो यू मेयरली मॉडिफाई स्कीमा डायरेक्टली। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्नैपिंग जो है ये भी हमारे पास एक टूल है जो बहुत सारी टास्क जो हैं उनके लिए परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली जो एक्टिव डायरेक्टरी के एडवांस फीचर्स हैं उनके लिए आप एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स रन करते हैं, लाइक डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल है, डाटा क्लासिफिकेशन है। तो यह आपने अगर परफॉर्म करनी है, या आपने एक्टिव डायरेक्टरी के जो ऑप्शनल फीचर्स हैं उनमें से कोई फीचर यूज़ करना है, तो ये वो चीज़ें जिनके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में जाते हैं। रिसाइकिल बिन की इनेबलमेंट है। ठीक है, और तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए ये टूल भी रिक्वायर होगा। ठीक है, इस टूल में बेनिफिट ये है कि ये प्योरली विंडोज पावरशेल बेस्ड है, और ये आपको शेल कमांड भी डिस्प्ले करता है जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ओके जी, ओवरव्यू ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावरशेल। आप जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावरशेल भी ऐड हो जाता है। ठीक है, ये कह लें कि जब आप पावरशेल रन करते हैं, आप पावरशेल के थ्रू अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पावरशेल में एक्टिव डायरेक्टरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल को। जब तक आप मॉड्यूल इंपोर्ट ना करें आपको एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, अभी आपको कुछ कॉमनली यूज्ड जो टास्क हैं वो बता रहा है। Active Directory module for Windows PowerShell provides full administrative functionality in these areas. कौन कौन से एरियाज हैं? यूजर मैनेजमेंट है, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, OU मैनेजमेंट, पासवर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट, सर्चिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट,
फॉरेस्ट एंड डोमेन मैनेजमेंट, डोमेन कंट्रोलर एंड ऑपरेशन मास्टर मैनेजमेंट। आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट ने ये लिस्ट क्यों दे दी है, क्योंकि नियरली कोई भी चेंज जो आप एक्टिव डायरेक्टरी में परफॉर्म करते हैं उसे आप पावर शेल से कर सकते हैं। तो देयर इज नो नीड टू एक्चुअली सेग्रीगेट दोज चेंजेस। मैनेज सर्विस अकाउंट मैनेजमेंट है, साइट एप्लीकेशन है, ठीक है, सेंट्रल एक्सेस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको लिस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम काम पावर शेल से भी परफॉर्म कर सकते हैं, बस आपको उसकी पर्टिकुलर जो कमांड लेट है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यूज़र मैनेजमेंट है, यूज़र अकाउंट क्रिएशन है, तो आपको पता हो हमारे पास पावर शेल में कमांड मौजूद है न्यू एडी यूज़र की, जिससे आप यूज़र अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी आपने टास्क परफॉर्म करनी है, अगर आपको उसकी पर्टिकुलर पावर शेल कमांड पता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं पता तो आप एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जो उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, लाइक आप एडी यूज़र से रिलेटेड कमांड्स व्यू करना चाहते हैं तो आप गेट कमांड्स करके और स्टैटिक में वो कीवर्ड दे दें तो वो उन कमांड्स को फेच कर लेगा, ठीक है। तो इन ऑल द केसेस यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल द कमांड्स, लेकिन ये है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि समटाइम जब आप गेट कमांड यूज करते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। इसलिए अगर जो फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स हैं वो आपने मेमोराइज भी की हैं तो ये अच्छी बात है। आगे आ जाएं। हाँ जी, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें से चीज़ें तकरीबन सारी ही यहाँ हो जाएंगी। हम आगे मूव करते हैं। बहरहाल इसने कहा है क्रिएट ऑब्जेक्ट इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, हम पहले ही कर चुके हैं। व्यू ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट आप किस तरह व्यू करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मतलब है यूजर की प्रॉपर्टीज, तो आप यूजर की प्रॉपर्टीज हमने कई दफ़ा व्यू की हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री कोड, ठीक है, और इससे रिलेटेड यूजर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप व्यू कर सकते हैं बाय ओपनिंग प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ऑफ अ यूजर फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। देन नेविगेट विद एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है इससे आपको फेमिलियर होना चाहिए। परफॉर्म एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, आपको याद होगा हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया था इन यूनिट 1 एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू, ठीक है। यूज द विंडोज पावरशेल व्यूअर इन एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में मैंने आपको बताया जब आप कोई टास्क परफॉर्म करें तो उसकी जो पावरशेल कमांड है वो भी वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। और पावरशेल के थ्रू आप एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम अपनी वर्चुअल मशीन पे आ जाएं, मैं यहाँ से पावरशेल रन कर लेता हूँ। ये पावरशेल अब मैंने रन तो कर दिया लेकिन अभी ये लोड होने में टाइम लेगा, हो सकता है मेरी कमांड के बाद भी ये। मैं यहाँ कहता हूँ फॉर एग्जांपल गेट कमांड और स्टैटिक में दे देता हूँ एडी यूजर। आप लोगों को आवाज आ रही है, जरा कंफर्म करें। आ रही है सर। ठीक है, मैं कहता हूँ न्यू एडी यूजर इमरान। ये देखें अब ये लोड कर रहा है। ये जनाब इसने एडी यूजर क्रिएट कर दिया। मैं कहता हूँ न्यू गेट एडी यूजर इमरान, तो इसको दिखाना चाहिए। ये जनाब इसने यूजर क्रिएट कर दिया, ठीक है। पासवर्ड नहीं दिया था इसलिए इनेबल्ड के सामने फॉल्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट जो पावरशेल है वो आपको एबिलिटी देता है कि आप एनीथिंग रिलेटेड टू यूजर अकाउंट मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, मैनेजिंग ऑपरेशंस मास्टर रोल्स। आपके पास ऑपरेशन मास्टर्स होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, और इसके लिए ये बात याद रखिएगा कि एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मल्टी मास्टर नहीं है। जनरली एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मल्टी मास्टर, ठीक है। मल्टी मास्टर मीन्स कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर डीसी पे नहीं जाना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज द डीसी यू आर यूजिंग इज राइटेबल, यू कैन
परफॉर्म एनी एक्शन। ठीक है, आप यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप ग्रुप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, यूजर की ग्रुप मेंबरशिप चेंज करना चाहते हैं, तो ये तमाम टास्क जो हैं, ऑल दीज टास्क कैन परफॉर्म फ्रॉम एनी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, किसी स्पेशल डीसी पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं बनाना कि आप तमाम टास्क जो हैं वो किसी भी डीसी से परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी टास्क ऐसी हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ स्पेशल डोमेन कंट्रोलर, एंड दैट स्पेशल डोमेन कंट्रोलर इज कॉल्ड ऑपरेशंस मास्टर। ठीक है, और यही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। लाइक आप यूजर अकाउंट तो किसी भी राइटेबल डीसी पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्कीमा को मॉडिफाई करना है तो स्कीमा मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि वो डीसी स्कीमा मास्टर भी हो, और स्कीमा मास्टर पूरे फॉरेस्ट में एक डीसी होता है। तो पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ऑपरेशन मास्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन रोल्स के जिनके रेफरेंस से एडीएस का स्ट्रक्चर सिंगल मास्टर है। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, ऑपरेशंस मास्टर रोल्स आर असाइंड टू द डोमेन कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क टू द फॉरेस्ट और डोमेन। ठीक है, और ये विद इंस्टॉलेशन ऑफ डीसी ही हो जाता है। लाइक जब आप अपना फर्स्ट डीसी इंस्टॉल करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट, तो उस डीसी की इंस्टॉलेशन के साथ ही क्योंकि वो फर्स्ट डीसी होता है, आपका फॉरेस्ट कब क्रिएट होता है, जब आप फर्स्ट डीसी इंस्टॉल करते हैं। तो जब आप फर्स्ट डीसी इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे रोल्स उसी डीसी के पास होंगे, और देन बाय द टाइम आप जितने भी डीसीज इंस्टॉल करते हैं उन डीसीज पे ये रोल्स नहीं होंगे। ये रोल डोमेन के फॉरेस्ट के जो फर्स्ट डीसी है उसके पास होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोल्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, रेड मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी इमुलेटर, ये हमारे पास 5 रोल्स हैं। अब इनमें 2 रोल्स जो हैं वो फॉरेस्ट वाइड हैं, यानी पूरे फॉरेस्ट में कहीं एक जगह पे होंगे, एक डोमेन नेमिंग मास्टर और एक स्कीमा मास्टर। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास फॉरेस्ट में फॉर एग्जांपल 3 डोमेन्स हैं, एक फॉरेस्ट है उसमें 3 डोमेन्स हैं, a.com, b.com, c.com, ये तीनों डोमेन्स हैं और ये सेम फॉरेस्ट से बिलोंग कर रही हैं। तो अब फॉरेस्ट एक ही है, तो इन तीनों डोमेन्स में से कोई एक डोमेन जो है वो रूट डोमेन होगी। उसी रूट डोमेन में मेरे पास डोमेन नेमिंग मास्टर रोल, स्कीमा मास्टर रोल, ये 2 रोल्स होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रूट डोमेन में ही होते हैं, यानी रूट डोमेन का जो पहला डीसी होगा जिसकी वजह से फॉरेस्ट बना है उस पे ये दोनों रोल्स होंगे। उसके बाद अगर मैं डोमेन वाइड रोल ऑपरेशन मास्टर रोल्स पे आऊं तो ये वो रोल्स हैं जो हर डोमेन में होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 डोमेन्स हैं और तीनों डोमेन्स में ये 3 रोल होने हैं, तो हर डोमेन का जो पहला पहला डीसी है उसके पास ये 3 रोल्स होंगे, यानी रेड मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी मिलिटर। यानी टोटल जो रोल्स एग्जिस्ट करेंगे मेरे केस स्टडी में वो कितने हुए, 11 हुए। 3 डोमेन वाइड रोल्स जो हर डोमेन में मौजूद हैं और 2 फॉरेस्ट वाइड रोल्स जो रूट डोमेन में मौजूद हैं जो पूरे फॉरेस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ रोल इंस्टांसेस जो हैं वो 11 होंगे। ठीक है, और टिपिकली हर डोमेन का जो फर्स्ट डीसी है उस पे ये रोल्स होंगे। एक मिनट, मुझे इसको चेंज कर लेना है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहीं पे हम ये क्लियर कर लें, क्योंकि पुराना जो कोर्स था हमारे पास 2008 का, उसमें तो ऑपरेशंस मास्टर का एक सेपरेट यूनिट था, लेकिन 2012 में कोई सेपरेट यूनिट नहीं है, बीच बीच में ही डिस्कस होना है, तो हमें इसको क्लियर करना है। पूरे फॉरेस्ट में आपके पास 5 रोल्स हैं जिनमें से 3 पर डोमेन हैं, 2 पर फॉरेस्ट हैं। ठीक है, 1 पर फॉरेस्ट। डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर रोल फॉरेस्ट में एक दफा होगा। तो जो डोमेन वाइड ऑपरेशन मास्टर हैं ये फॉरेस्ट में मल्टीपल टाइम्स होंगे और हर डोमेन में होंगे। ठीक है, यानी इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो डोमेन स्पेसिफिक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इफ आई एम हैविंग 5 डोमेन्स इन अ फॉरेस्ट देन हाउ मेनी रोल्स वुड बी देयर। अगर मेरे पास एक फॉरेस्ट में 5 डोमेन्स हैं, a.com, b.com, c.com, e.com और f.com फॉर एग्जांपल, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, शाबाश बताएं। 17. 5 multiplied by 2. 5 multiplied by 2 equals to 10।
यस, फॉर द फॉरेस्ट। लेकिन अगर आप डोमेन को भी कंसीडर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 डोमेन वाले हो गए और 10 फॉरेस्ट वाले, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप 3 डोमेन्स कह रहे हैं। मैंने आपको सिंपल सा केस स्टडी बताया कि आई एम हैविंग 5 डोमेन्स इन अ फॉरेस्ट, a.com, b.com, c.com, e.com, d.com, ये 5 डोमेन्स हैं एक ही फॉरेस्ट में। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने होंगे? जैसे अगर सिंगल डोमेन होती तो ये 5 होंगे सर। 17। हाँ जी 17 17 होते हैं। करेक्ट है, क्योंकि जो आपके पास ये रिड मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी सिम्युलेटर है, ये तो हर डोमेन में होने थे। तो आपने इन तीन को तो मल्टीप्लाई कर दिया बाय नंबर ऑफ डोमेन्स, ठीक है। तो इनको हमने नंबर ऑफ डोमेन्स से मल्टीप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 15। ये तो आपके हो गए डोमेन वाइड रोल्स, क्योंकि 5 डोमेन्स हैं तो हर डोमेन में ये तीनों होने थे। उसके बाद पांचों डोमेन एक फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में एक डोमेन नेमिंग मास्टर होता है और एक ही स्कीमा मास्टर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रोल्स तो होंगे 17। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ रोल होल्डर्स की बात करें, तो क्योंकि ये रोल मल्टीपल रोल्स एक डीसी पे भी ग्रुप हो जाते हैं, जैसे आपका पहला डीसी होता है, अभी अगर मैं अपने फॉरेस्ट में चेक करूं तो मेरे पास सिंगल डीसी है, तो उसी डीसी पे सारे रोल्स होने। तो अगर हम डिफॉल्ट स्ट्रक्चर को देखें तो हर हर डोमेन का जो पहला डीसी है उसके पास ये रोल्स होंगे, यानी रूट डोमेन के डीसी के पास 5 रोल्स होंगे और जो नॉन रूट डोमेन्स हैं उन पे 3-3 रोल्स होंगे हर डोमेन के पहले डीसी पे, ठीक है। तो ये पढ़ लें, उसके बाद मैं इस पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी करवाता हूं। इसको हम व्यू करते हैं। ऑपरेशन मास्टर रोल्स आर असाइंड टू द डोमेन कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क ऑन द फॉरेस्ट और डोमेन, ठीक है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर स्कीमा को मॉडिफाई कर रहा है कोई, तो दैट पर्सन मस्ट लॉग ऑन टू अ स्कीमा मास्टर रोल, ठीक है। अगर वो स्कीमा मास्टर रोल होल्डिंग डोमेन कंट्रोलर पे लॉग इन नहीं होता तो वो उसके पास राइटेबल कॉपी ऑफ स्कीमा नहीं होगी। स्कीमा तो हर डीसी पे होता है, लेकिन स्कीमा की जो राइटेबल कॉपी है वो सिर्फ आपका जो फॉरेस्ट का फर्स्ट डीसी है उस पर होती है, ठीक है। तो ये जनाब हम वर्चुअल मशीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आई बिलीव कि यहाँ भी चलनी चाहिए कमांड नेट डॉम। वैसे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप देते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि यहाँ भी चलेगी। ये मैंने कमांड दी है नेट डॉम क्यूरी फिज्मो। ये बेसिकली फॉरेस्ट को क्यूरी करके और मुझे पांचों जो रोल होल्डर्स हैं उनका नाम बताएगी कि कौन सा डीसी है जिसके पास पांचों रोल्स हैं। ये देखें, ये मेरे पास नेम आ गए। स्कीमा मास्टर ये कौन है? windc.mcsc2.com। डोमेन नेमिंग मास्टर ये भी कौन है? windc.mcsc2.com। सेम विद पीडीसी रिड पूल मैनेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, यानी इस वक्त पांचों रोल्स विंड डैश डीसी के पास हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। अच्छा, ये तो चलें कमांड हो गई। अब अगर आप ग्राफिकली चेक करना चाहते हैं तो जो डोमेन वाइड रोल्स हैं उनके लिए हम जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे, यानी ये जो 3 रोल्स हैं रिड मास्टर, पीडीसी सिम्युलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये आपको व्यूएबल होंगे बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। और जो फर्स्ट 2 रोल्स आपको नजर आ रहे हैं इनके लिए स्कीमा मास्टर के लिए आपको जाना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा में, और डोमेन नेम मास्टर के लिए आप जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूं। लाइक मैं यहां से रन करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, साथ ही साथ में ये भी रन कर लें डोमेन एंड ट्रस्ट, और स्कीमा हम एमएमसी में जाके रन करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाता हूं, मैं डोमेन पे राइट क्लिक करता हूं, यहाँ पे यू वुड हैव एन ऑप्शन, ये ऑपरेशन मास्टर्स, क्लिक करें इस पे। तो यहां से यू आर एबल टू व्यू ऑपरेशन मास्टर। रिड मास्टर है ये, दिस वन इज पीडी सिम्युलेटर, और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो ये तो हो गए डोमेन वाइड रोल्स, ठीक है। 3 यहाँ पे नजर आ रहे हैं और वो तीनों वो रोल्स हैं जो डोमेन पे होते हैं। अब फॉरेस्ट के लिए आप डोमेन एंड ट्रस्ट में जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये ऑपरेशन मास्टर लिखा हुआ है, ये आपके पास डोमेन नेमिंग मास्टर या नेमिंग मास्टर जिसे कहते हैं ये वो है, ठीक है। और स्कीमा के लिए आप रन करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा,
MMC में इंपोर्ट करें एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा स्नैपइन। ये जनाब एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा स्नैपइन है। इसको ऐड करने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, उसके लिए रिकॉर्डिंग व्यू कर लें, ओके कर दें। और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये ऑपरेशन मास्टर और ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये पांचों रोल्स हमने देख ली। यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये बात हो गई रोल्स को व्यू करने की। और एक चीज मैं यहाँ आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इसने आगे देखें डिस्कस नहीं किया, तो मैं 2 लाइंस में आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। और बाय द टाइम कोई और यूनिट कहीं ना कहीं डिस्कशन होगी तो वहां पे हम इसकी और डिटेल भी देख लेंगे। डोमेन नेमिंग मास्टर जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन और रिमूवल ऑफ डोमेन्स इन द फॉरेस्ट। यानी आप फॉरेस्ट में कोई नई डोमेन ऐड कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग डोमेन को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए डोमेन कंट्रोलर मस्ट बी ऑनलाइन। उसके बाद स्कीमा मास्टर रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कीमा मॉडिफिकेशन, ठीक है। स्कीमा मॉडिफिकेशन जो है वो दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग स्कीमा मास्टर रोल, ठीक है। अगर स्कीमा मास्टर रोल अवेलेबल नहीं है तो आप स्कीमा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन डोमेन वाइड रोल्स हैं, इनमें रिड मास्टर जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड जनरेशन, ठीक है। और रिड जनरेशन जो है ये इन्वॉल्व होती है ऑब्जेक्ट की सिड में। इसलिए अगर स्कीमा मास्टर रोल अवेलेबल नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। बेसिकली ऑब्जेक्ट की हर ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसकी एक सिड होती है। सिड क्या है? सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। अब याद रखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट सिड इज इक्वल टू डोमेन आईडी प्लस रिड, और ये जो रिलेटिव आईडी है ये एक नंबर होता है जो तमाम डोमेन कंट्रोलर्स को कौन देता है? रिड मास्टर देता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में, मेरे पास एक डोमेन है उसमें 3-4 डोमेन कंट्रोलर्स हैं और सब राइटेबल हैं, तो आप किसी भी डीसी पे जाके यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यूजर अकाउंट क्रिएशन ऑपरेशन मास्टर स्पेसिफिक एक्शन नहीं है। यूजर अकाउंट के लिए एडीएस का सिर्फ राइटेबल होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन उसकी जो रिड जनरेट होगी, उसकी जो सिड जनरेट होगी, उस सिड का एक जो पार्ट है वो रिड मास्टर दे रहा है। अगर रिड मास्टर ऑनलाइन नहीं है तो फिर ये होता है कि बेसिकली इट्स नॉट रियल टाइम। यानी ऐसा नहीं है कि जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसी वक्त डीसी रिक्वेस्ट करता है रिड के लिए, बल्कि जो रिड मास्टर है वो तमाम डीसीज को ब्लॉक्स ऑफ रिड दे देता है। 500 का ब्लॉक दे देता है। यानी मेरे पास 2 डीसी हैं, DC1 DC2। DC1 जो है वो रिड मास्टर है, तो रिड मास्टर क्या करेगा? 500 ब्लॉक्स ऑफ रिड जो है वो DC2 को दे देगा। अब जब तक वो 500 जो रिड आईडीज हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तो रिड मास्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहना कि फॉर यूजर अकाउंट क्रिएशन रिड मास्टर हैज टू बी ऑनलाइन, ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी वक्त वो रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर रिड, बल्कि वो रिड का एक पूरा पूल ला के अपने पास रख लेता है। तो अगर उस वक्त रिड मास्टर ऑनलाइन नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसकी रिड पूल जो है उसका खत्म नहीं हुआ, यूजर अकाउंट क्रिएट कर हो जाएगा। बल्कि ये तो जनरल अप्रोच अपनी बना लें कि जो ऑपरेशन मास्टर्स हैं इनका जो टेम्परेरी लॉस होता है, यानी टेम्परेरीली अगर ये अनअवेलेबल है, ठीक है, इवन स्कीमा मास्टर या डोमेन नेमिंग मास्टर है, तो अगर ये टेम्परेरीली अनअवेलेबल है तो माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड यही करता है कि आप इसे फिक्स ना करें, वेट कर लें, ठीक है। क्योंकि एडीएस के जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं उनमें इसकी जरूरत नहीं होती। लाइक आपका स्कीमा मास्टर अगर 2 घंटे के लिए ऑफ भी हो गया, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसे अवेलेबल हो जाना चाहिए। सेम विद रिड मास्टर, कि रिड मास्टर अगर अवेलेबल नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तमाम डीसीज को पूरा रिड का पूल दे दिया जाता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको 500 बताया ये समझाने के लिए नहीं है, एक्चुअली देता ही 500 ब्लॉक्स ऑफ रिड है, ठीक है, जिनमें से जब वो 300 यूज कर लेता है और उसके पास 200 बाकी रह जाती हैं तो वो दोबारा से कांटेक्ट करता है और फिर रिड मास्टर दोबारा से उसकी आईडीज पूरी कर देता है 500, ठीक है। यानी 500 रेड आईडीज का मतलब ये है कि आप उस डीसी पे यू आर एबल टू क्रिएट 500 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप 500 ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर सिड लाइक यूजर अकाउंट, ग्रुप अकाउंट्स, ठीक है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास रिड पूल मौजूद है, वो उसमें से एक आईडी यूज करता जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो इसका थोड़ा सा काम है, और वो थोड़ा सा काम ये है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप है वो अपने पास रखता है, ठीक है,
और रेकमेंडेशन ये है कि जो डीसी ग्लोबल कैटलॉग है दैट डीसी शुड नॉट बी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। अगर तो अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाहिर है अगर एक ही डीसी है तो फिर तो वो सब कुछ होगा। लेकिन इफ यू आर हैविंग मल्टीपल डीसीज तो रेकमेंडेड यही है कि इन दो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल है उसको आप ग्लोबल कैटलॉग ना बनाएं। और पीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो पीडीसी मिलेटर करता है वो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, तमाम जो डीसीज होते हैं वो अपनी क्लॉक को सिंक करते हैं विद पीडीसी एमुलेटर क्लॉक, यानी पीडीसी एमुलेटर की क्लॉक में जो भी टाइम है उस टाइम को ट्रीट किया जाता है एज एन स्टैंडर्ड फॉर द डोमेन, फॉर द एंटायर डोमेन। तो पीडीसी एमुलेटर ऑनलाइन नहीं है तो यानी क्लॉक सिंक करना जो है वो प्रॉब्लम होगा। और ये मैंने आपको एक टास्क बताई है पीडीसी एमुलेटर की, देयर इज मोर in PDC emulator than just time synchronization, like PDC emulator group policy modifications का भी responsible है। और PDC emulator अगर आपके पास old DCs हैं तो उनके लिए भी यूज होता है, उनके साथ सिंक करने के लिए, और बहुत सारे काम है इसके। ठीक है, तो इसका अगर लाइक PDC emulator अगर आपका ऑनलाइन नहीं है तो शायद चंद घंटों से ज्यादा आप वेट ना कर सकें, आपको इसे ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यानी डिपेंडिंग अपॉन रोल, इसके लिए यूनिफाइड अप्रोच नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जितना हम डाउन टाइम अफोर्ड कर सकते हैं पीडीसी एमुलेटर का वो सेम हो फॉर रेड मास्टर। इन सब के डिपेंडिंग अपॉन रोल आपका वो डाउन टाइम होगा। स्कीमा मास्टर शायद एक दिन भी अगर नहीं अवेलेबल होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्कीमा को मॉडिफाई तो नहीं करना ना, स्कीमा तो सब डीसीज पे। डोमेन नेमिंग मास्टर अगर आपका कई दिन भी अवेलेबल नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोमेन नेमिंग मास्टर जो है वो जरूरत उस वक्त होगा व्हेन यू आर एडिंग और रिमूविंग अ डोमेन। तो डोमेन का एडिशन और रिमूवल जो है वो तो एडीएस का मेजर चेंज है जो कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, ये तो कभी होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन मास्टर की नेचर हमें बताएगी कि इसका डाउन होना कितनी देर के लिए अफोर्डेबल है। आगे आ जाए, यहां पे अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें आप, इफ एनी। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। मैनेजिंग एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप एंड रिकवरी देख लें। और यहां भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक ही स्लाइड में इस बात को खत्म कर दिया है, जबकि बात बहुत लंबी चौड़ी है। मैं कोशिश करता हूं यहां पे जितनी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, फिर किसी यूनिट में बैकअप रिकवरी जहां पे माइक्रोसॉफ्ट रिक्वायर करेगा हम परफॉर्म भी कर लेंगे। ये याद रखें, एक्टिव डायरेक्टरी का जो रीस्टोर है वो दो तरह का होता है, अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव। ठीक है, बैकअप जो है वो तो सिंपली आप बैकअप परफॉर्म करें डीसी पे, और बैकअप की एक टाइप होती है सिस्टम स्टेट बैकअप। ठीक है, तो अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप की कौन सी टाइप सेलेक्ट करें, सिस्टम स्टेट बैकअप। तो सिस्टम स्टेट बैकअप आपको एबिलिटी देता है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी का भी बैकअप ले लेते हैं। अब ये जो नॉन अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेटिव लिखा है ये रीस्टोर है, ये बैकअप नहीं है। बैकअप तो आपने ले लिया, पूरी एडीएस का बैकअप हो गया मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी में, फॉर एग्जांपल 500 यूजर अकाउंट्स थे तो वो बैकअप फाइल में चले गए। अब जब आप इसे रीस्टोर करेंगे तो यू हैव टू ऑप्शंस, नॉन अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेटिव। ठीक है, एडीएस को रीस्टोर करने का जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप मशीन को रीबूट करते हैं, और रीबूट करने के बाद एक ऑप्शन आती है ड्यूरिंग बूट प्रोसेस, एक ऑप्शन आती है प्रेस F8 फॉर एडवांस्ड स्टार्टअप ऑप्शंस। आप F8 प्रेस करते हैं तो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं जिसमें सेफ मोड होता है, सेफ मोड विद नेटवर्किंग होता है, और बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए कौन सी ऑप्शन यूज होती है, डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड। और अगर आपको एडीएस की इंस्टॉलेशन याद हो तो जब हम एडीएस इंस्टॉल करते हैं तो एक पासवर्ड वो हमसे पूछता है जो डीएस रिपेयर मोड का पासवर्ड होता है। तो जब आप एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करने लगेंगे तो आप मशीन को रीस्टार्ट करवाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, और F8 प्रेस करके आप रन करेंगे डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड, और डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड से जाके आप एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करेंगे। अब अथॉरिटेटिव करेंगे या नॉन अथॉरिटेटिव ये डिपेंडेंट है कि वेदर आई हैव अ सिंगल डीसी इन अ डोमेन और अ मल्टीपल। अगर तो मल्टीपल डीसीज हैं देन यू मे नीड टू रीस्टोर अथॉरिटेटिवली, लेकिन इन केस ऑफ सिंगल डोमेन कंट्रोलर आपने नॉन अथॉरिटेटिव रीस्टोर करना है, यानी जस्ट सिस्टम जो है उसमें विंडोज बैकअप यूटिलिटी को रन करें और एडीएस को रीस्टोर कर दें एंड दैट्स इट, रीस्टार्ट कर दें मशीन, फिनिश। ठीक है,
लेकिन अगर आप अथॉरिटेटिवली रीस्टोर कर रहे हैं तो आपको बैकअप को रीस्टोर करके और उसकी वर्जन आईडी भी हाई करनी पड़ती है। ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि जो दूसरे डीसी इस डोमेन में चल रहे हैं वो डीसी इस बैक्ड अप डाटा को रेफरेंस माने, यानी इसकी आईडीज इतनी हाई हो जाए कि उन डीसी का डेटाबेस इस डीसी को ओवरराइट ना करे, बल्कि इस डीसी का जो डेटाबेस है, क्योंकि उसको आपने रीस्टोर इसलिए किया क्योंकि देयर वाज समथिंग रॉन्ग, लाइक आपने एक्सीडेंटली 10 to 15 अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे और बाद में आपको पता लगता है कि नहीं वो अकाउंट डिलीट नहीं करने थे, वो एम्प्लॉयज जो उनको कंपनी ने फायर नहीं किया बल्कि वो टेम्परेरी एक्शन था, वो वापस आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, बैकअप लाते हैं, रीस्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब बैकअप जब आप रीस्टोर करते हैं ना तो याद रखें डेटाबेस का, बल्कि ये मैं क्वेश्चन है मेरा आपसे, बैकअप रीस्टोर करने का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है? कोई भी बैकअप जब आप रीस्टोर करते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पूछ रहा, पॉजिटिव तो यही है कि आपका जो डेटाबेस रीस्टोर हो गया, जो चीजें डिलीट हुई थी वो वापस आ गई। नेगेटिविटी इसमें क्या है? यस सर उस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान में जो चेंजेस आई होंगी वो रिस्टोर नहीं होंगी। और ठीक है, ये सही कहा आपने। और एक और बात भी है, ये जीशान ने बिल्कुल सही कहा कि बैकअप के, जी 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 उस्मान, सर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाएगा, यानी कि आपको फिर वो आईडीज भी दोबारा चेंज करनी पड़ेंगी जो आपने भी बताया था। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन तो देखें, कुछ चीजें तो मैंडेटरी होती है ना, आपने बैकअप रीस्टोर करना है तो यू आर बाउंड टू रीस्टोर योर बैकअप, बिकॉज वो अकाउंट्स जो हम वापस लाने हैं। तो इसको हम बर्डन नहीं कहेंगे क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है ना। बर्डन तो हम उस वक्त कहते जब हमारे पास कोई और चॉइस भी होती। तो बेसिकली जो चीज मैं पूछना चाह रहा था वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब आप बैकअप को रीस्टोर करते हैं तो आपका जो बैकअप का स्टेटस है वो एक्चुअल स्टेटस बन जाता है। यानी अगर आपने बैकअप कल शाम को 6 बजे लिया था फॉर एग्जांपल, और आज सुबह लाइक कुछ अकाउंट्स डिलीट हो गए, अब आप जब बैकअप को रीस्टोर करेंगे तो बैकअप रीस्टोर होने के बाद डायरेक्टरी डेटाबेस का जो स्टेट हो जाएगी वो कल शाम 6 बजे वाले हो जाएगी। तो जिस तरह जीशान ने कहा कि 6 बजे से ऑनवर्ड्स जो चेंजेस हुई हैं उनका क्या बनेगा, तो वो चेंजेस तो दूसरे डीसी से आ जाएंगी। ठीक है, जो चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था या जो चीज हमने इसमें देखनी है वो ये है कि जब आपका बैकअप का स्टेटस, जो आपकी वर्जन आईडीज हैं वो कल शाम 6 बजे वाली हो जाएंगी, तो इन केस ऑफ मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स जो दूसरे डीसीज हैं उन पे तो वर्जन आईडीज और टाइम स्टैम्प्स आज की हैं। तो अगर दोनों का कंपैरिजन आप करें तो उसमें नई वाली वो नहीं है जो रीस्टोर की है, बल्कि नई वाली वो है जो जिस पे रीस्टोर नहीं किया। तो इफ सिंक्रोनाइजेशन अकर्स तो प्रेसिडेंस तो नई चीज लेती है ना। तो नतीजा क्या होगा, वो डीसी जिस पे आपने बैकअप रीस्टोर नहीं किया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अथॉरिटेटिव रीस्टोर आपको सिर्फ उस वक्त रिक्वायर है व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास 2 डीसी थे, दोनों राइटेबल थे, अकाउंट डिलीट हुए, उन्हें वापस लाना था, आपने बैकअप को रीस्टोर किया, तो डीसी 1 पे आपने बैकअप रीस्टोर किया। अब डीसी 1 पे जो टाइम स्टैम्प्स वर्जन आईडीज आ गई हैं वो कल शाम 6 बजे वाली हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेटेस्ट बैकअप था वो कल शाम 6 बजे का था। लेकिन जो दूसरा डीसी है उस पर तो आपने बैकअप रीस्टोर नहीं किया, तो उस पर वर्जन आईडीज अभी वाली हैं। तो इफ सिंक्रोनाइजेशन अकर्स तो प्रेसिडेंस कौन लेगा, डीसी 2 लेगा। यानी होगा ये कि वो जो अकाउंट डिलीट हुए थे वो दोबारा डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि डीसी 2 को जो है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन पता है। तो इसलिए जब आप मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स यूज कर रहे होते हैं तो बैकअप रीस्टोर करने के बाद आपको डेटाबेस की वर्जन आईडी इतनी बढ़ानी पड़ती है कि वो ओवरराइट, उसके ऊपर ओवरराइट दूसरा डीसी ना करे बल्कि वो तमाम डीसीज पे ओवरराइट करे। एंड दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड authoritative restore. यानी authoritative restore is merely just a restore, but with administratively modified version IDs. ठीक है, और ये कोई लंबा काम नहीं है, सिंपली आप एक यूटिलिटी होती है NTDS util, उससे जाके आप एक कमांड देते हैं authoritative restore की, और जब आप ये कमांड देते हैं तो वो वर्जन आईडीज में 100,000 पर डे का इंक्रीमेंट करता है। यानी अगर डेटाबेस एक दिन पुराना है तो वर्जन आईडी, यानी जो आपने बैकअप रीस्टोर किया है, ठीक है, वो एक दिन पुराना था, तो आपकी वर्जन आईडीज जो उसमें इंक्रीज की जाएंगी वो 100,000 है, 1,00,000 का इंक्रीमेंट करेगा। अगर 10 दिन पुराना है तो 10 लाख का करेगा, यानी 100,000 फॉर ईच डे। तो उसके बाद कोई चांस नहीं रहता कि ये वर्जन आईडीज हार जाएं दूसरे से। ठीक है, अच्छा जी, ये टेक्स्ट रीड कर लें। नॉन अथॉरिटेटिव और नॉर्मल रीस्टोर डोमेन कंट्रोलर टू प्रीवियसली नॉन गुड स्टेट डोमेन कंट्रोलर विल बी अपडेटेड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रेप्लिकेशन फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, जब पार्टनर से रेप्लिकेशन होगी तो जो चेंजेस इसके पास नहीं है वो चेंजेस इस पे आ जाएंगी।
जो जीशान ने बात कही थी उसका आंसर यहाँ पे हमें मिलता है। अथॉरिटेटिव रीस्टोर क्या है? रीस्टोर डोमेन कंट्रोलर टू प्रीवियसली नॉन गुड स्टेट, देन मेक मार्क ऑब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू बी अथॉरिटेटिव। यानी आप पूरी एडीएस को तो मार्क नहीं करेंगे ना, अथॉरिटेटिव, ठीक है। आप उन ऑब्जेक्ट्स को, लाइक एक ओयू था, उस ओयू के अंदर वो 10 अकाउंट थे जो मैंने डिलीट किए हैं, तो मैं बस उस ओयू को मार्क कर दूंगा अथॉरिटेटिव, ताकि इस ओयू के रेफरेंस से दूसरे डीसीज इसकी बात माने, और बाकी जो चेंजेस एडीएस में परफॉर्म हुई हैं ड्यूरिंग द टाइम, उनके लिए ये डीसी दूसरों की बात माने, क्योंकि उनकी वर्जन आईडीज हाई होगी। डोमेन कंट्रोलर इज अपडेटेड फ्रॉम इट्स अप टू डेट पार्टनर्स, जो आप इसके रेप्लिकेशन पार्टनर्स हैं उनसे डेटाबेस अपडेट हो जाता है। डोमेन कंट्रोलर सेंड्स अथॉरिटेटिव अपडेट्स टू इट्स पार्टनर, ठीक है। यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आपने मार्क अथॉरिटेटिव नहीं किया था उसके लिए तो पॉइंट नंबर 3 है, और वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने मार्क अथॉरिटेटिव कर दिया है उसके लिए पॉइंट नंबर 4 है। फुल सर्वर रिस्टोर देख लें, टिपिकली परफॉर्म्ड इन विंडोज रिकवरी एनवायरनमेंट, लाइक आपका जिस तरह बेयर मेटल भी होता है, बेयर मेटल रिकवरी, तो बेसिकली आप फुल सर्वर रिस्टोर भी कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से अपने सिस्टम को रेडी करें, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर आप चाहें तो बैकअप रिस्टोर करते हुए ऑल्टरनेटिव लोकेशन भी दे सकते हैं कि बैकअप को रिस्टोर उस जगह ना करे जहां पे बैकअप परफॉर्म हुआ था, यानी जहां से बैकअप उठाया गया था वहां ना रखे, बल्कि ऑल्टरनेटिव लोकेशन पे रखे। ये तमाम आपके पास चॉइसेस होती हैं। आगे आ जाएं जी। मॉड्यूल 5 है मैनेजिंग द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें अंडरस्टैंडिंग द एडीडीएस डेटाबेस करते हैं, उसके बाद एनटीडीएस यूटिल से देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग रीस्टार्टेबल एडीडीएस, दिस इज न्यू फीचर ऑफ विंडोज 2008। रीस्टार्टेबल एडीडीएस जो है वो 2008 में इंट्रोड्यूस हुई थी। आप में से किसी ने अगर 3 की एक्टिव डायरेक्टरी देखी है तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। इसका मतलब क्या है, इसको हम इसके पर्टिकुलर स्लाइड पे इन डिटेल देखेंगे। देन एक डेमोन्स्ट्रेशन है, इस पे बात करेंगे। एडीडीएस मेंटेनेंस से रिलेटेड, क्रिएटिंग एडीडीएस स्नैपशॉट्स हैं, स्नैपशॉट से बात करेंगे वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रीस्टोर डिलीटेड ऑब्जेक्ट एंड देन कॉन्फ़िगरिंग एडीडीएस रिसाइकल बिन। ये तमाम चीजें जो हमने देखनी है, इनमें से शायद एक टास्क ऐसी है जो देख लूंगा मैं, अगर कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुई तो उसको हम फिर सेपरेट लैब में कर लेंगे, लेकिन जो जो टास्क अभी परफॉर्म हो सकती है वो हम यहीं परफॉर्म कर लेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एडीडीएस डेटाबेस। ये जनाब आपको डेटाबेस दिखा रहा है, और यहाँ पे इसने डेटाबेस की बात अनफॉर्चुनेटली इस स्लाइड का जो टाइटल है वो मैच नहीं करता नीचे दी हुई डिटेल से, ठीक है। तो बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट बिलीव इन टर्म्स ऑफ एडीडीएस डेटाबेस वो यहाँ पे लिस्टेड है, इसे पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एडीडीएस डेटाबेस से एक्चुअली क्या मतलब है। The ADDS database holds all domain based information in 4 partitions, ठीक है, ठीक है, ये बात सही है। आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की पार्टीशंस होती हैं 4, याद रखें, और तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो इन पार्टीशंस में होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने वाली है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो फॉरेस्ट में वो कहाँ रेप्लिकेट होती है, बल्कि ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरे पास फॉरेस्ट में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल डोमेन्स भी होती हैं, मेरे पास हो सकता है एक से ज्यादा डोमेन्स हो, हर डोमेन में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हो। क्वेश्चन ये है कि जब आपको मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन क्या तमाम डीसीज पे रेप्लिकेट होती है फॉरेस्ट के, या तमाम डीसीज पे रेप्लिकेट होती है डोमेन के, या कोई थर्ड ऑप्शन है, क्या कहते हैं इस पे। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक चेंज जो आप करेंगे वो कहां कहां रेप्लिकेट होके जाएगा। शाबाश। सर डिपेंड करेगा कि हम चेंज क्या करते हैं। अगर हम यूजर्स की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करते हैं तो वो तो स्कीमा में पार्टीशन में जाएगा, और स्कीमा से फिर वो तमाम टीसी पे रेप्लिकेट करेगा। अगर कुछ डोमेन की चेंज करते हैं तो डोमेन की फिर पार्टीशन में जाएगा। आई थिंक सो ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इस पे कि आपका आंसर जो है इसमें क्या है। ओके जी, किसी और ने आंसर देना है? ओके, देखें हसन ने जो पहली बात की करता है कि चेंजेस किस
तो जी डिपेंड करता है कि चेंजेस किस लेवल की। अगर तो हमने स्कीमा लेवल की चेंजेस कोई की हैं तो वो थ्रू आउट दी फॉरेस्ट उसमें जितने भी डोमेन्स आएंगी सब कुछ के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। ठीक लेकिन है अगर हमने चेंजेस सिर्फ डोमेन लेवल की है, ठीक है, तो स्कीमा लेवल की नहीं की, तो वो इंडिविजुअली उस डोमेन के रेलेवेंट चेंजेस आएंगे। जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। जीशान का आंसर बिल्कुल सही है। हसन का भी आंसर तो सही है। हसन कॉन्सेप्चुअली इस चीज में क्लियर है, इसलिए उन्होंने आंसर सही दिया, लेकिन जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है वो एग्जाम्पल गलत है। ठीक है, डोमेन में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं वो नो डाउट डोमेन में ही रहती हैं। लाइक यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया तो यूजर अकाउंट कभी भी डोमेन से बाहर रेप्लिकेट नहीं होता। जो एग्जाम्पल हसन ने दी थी स्कीमा की कि यूजर अकाउंट आपने चेंज किया तो उससे स्कीमा चेंज हो जाएगा, याद रखें यूजर अकाउंट की प्रॉपर्टीज चेंज करने से स्कीमा कभी भी नहीं चेंज होता। इसका मतलब है स्कीमा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। स्कीमा तो एक्चुअली ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की शक्ल क्या होगी। लाइक आपने फर्स्ट नेम दिया है तो फर्स्ट नेम में जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी इन अल्फाबेटिक फॉर्म। ठीक है, अल्फाबेट में या अल्फान्यूमेरिक भी हो सकती है। अगर आप अकाउंट को इनेबल डिसेबल कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मेट होगा दैट इज इन बोलियन। ठीक है, बोलियन वैल्यू होती है ना, इनेबल है या डिसेबल है 0 1 की फॉर्म में। तो बेसिकली स्कीमा तो हमें ये बता रहा है कि सिंटेक्स क्या है उन चेंजेस का। स्कीमा हमें ये बता रहा है कि एट्रीब्यूट की शक्ल क्या हो सकती है। यूजर अकाउंट को मॉडिफाई करने से स्कीमा कभी नहीं चेंज होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी बात सही है। यानी अगर मैं समअप करूं इसे तो बात कुछ यूं बनी कि चेंजेस कहां कहां जाएंगी ये डिपेंडेंट है कि आपने जो चेंज परफॉर्म की उससे कौन सी पार्टीशन चेंज हुई है। यहां पे आपको 4 पार्टीशंस नजर आ रही हैं। इनमें 3 पार्टीशंस ऐसी हैं जिनका स्कोप जो है वो फिक्स्ड है, यानी उसे आप चेंज नहीं कर सकते। और एक पार्टीशन ऐसी है जिसका स्कोप फिक्स नहीं है आपके कंट्रोल में, और वो है एप्लीकेशन पार्टीशन। तो पहले हम फिक्स जो है उन पे बात कर लेते हैं, डोमेन पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन और स्कीमा पार्टीशन। ठीक है, इनमें जो सेकंड और थर्ड है यानी कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन और स्कीमा पार्टीशन, ये पूरे फॉरेस्ट में एक जैसी होती है। यानी अगर आपने कोई ऐसी चेंज परफॉर्म की है दैट कॉल्स फॉर चेंज इन स्कीमा, ठीक है, स्कीमा पार्टीशन में चेंज आया है उस पर्टिकुलर चेंज की वजह से, तो वो चेंज पूरे फॉरेस्ट में रेप्लिकेट होगी। सेम विद कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, कि आपने जो चेंज किया है उससे कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन अगर चेंज हुई है तो वो चेंज पूरे फॉरेस्ट में रेप्लिकेट होगी। लेकिन अगर आपने जो चेंज परफॉर्म की उससे डोमेन पार्टीशन चेंज हुई है, लाइक आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है, तो यूजर अकाउंट की जो क्रिएशन है उससे कौन सी पार्टीशन चेंज होती है? डोमेन डाटा पार्टीशन। तो डोमेन डाटा पार्टीशन जो है वो कभी भी डोमेन बिटवीन डोमेन्स रेप्लिकेट नहीं होती। ठीक है, अगर आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया डोमेन ए में तो ये कभी भी डोमेन बी में रेप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली चेंजेस कहां कहां जाएंगी ये डिपेंडेंट है आपके कि आपने वो जो चेंज परफॉर्म की उससे कौन सी पार्टीशन चेंज हुई है। एक चीज यहां पे ऐड करने मैंने आपको कहा था स्कोप फिक्स्ड है। ये इससे मतलब मेरा ये था कि अगर आप बात करें लाइक इसकी यूजर अकाउंट की, तो मैंने कहा यूजर अकाउंट क्रिएशन से आपका क्या चेंज होता है? डोमेन डाटा पार्टीशन चेंज होती है। तो अब डोमेन डाटा पार्टीशन जो है वो डोमेन वाइड रेप्लिकेट होती है। क्या मैं इसे फॉरेस्ट वाइड रेप्लिकेट कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, सॉरी जी। तो मैं आपको बता रहा था कि जो चेंज होगी वो यानी वो बेसिकली डिक्टेट करेगी कि रेप्लिकेट कहाँ होना है। ओके जी, डोमेन पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन और स्कीमा पार्टीशन होगी। लास्ट है एप्लीकेशन पार्टीशन। एप्लीकेशन पार्टीशन जो है ना वो कॉन्फ़िगरेबल है, यानी इट्स अप टू यू। आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करेगी कि वो चेंज पूरे फॉरेस्ट में होना है या वो सिर्फ डोमेन में होना है। अब आपके जहन में कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो एक्टिव डायरेक्टरी में अपना डाटा कॉपी करती हो, जल्दी से बताएं। किसी एप्लीकेशन का नाम लें जो अपना डाटा एक्टिव डायरेक्टरी में रखती हो, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा। डीएनएस। डीएनएस, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल यही हो सकती थी। डीएनएस अपना डाटा जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर करती है। अब अगर आप यहां आके देखें, मैं अगर इसमें डीएनएस ओपन करूं, किसी जोन की प्रॉपर्टीज ओपन कर लें। ये मैंने जोन प्रॉपर्टीज ओपन की। अब आप देखें यहां पे लिखा हुआ है रेप्लिकेशन ऑल डीएनएस सर्वर इन द डोमेन, यानी इस वक्त रेप्लिकेशन कहां हो रही है, ऑल डीएनएस सर्वर इन द डोमेन। लेकिन अगर मैं इसे चेंज करके कर दूं टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग डोमेन कंट्रोलर्स इन दिस फॉरेस्ट, अब ये क्या हो गया है, ऑल डीएनएस सर्वर इन दिस फॉरेस्ट, यानी अब जो डीएनएस का डेटाबेस है वो पूरे फॉरेस्ट में रेप्लिकेट होगा। तो फिर कॉन्फ़िगरेबल हो गई ना ये। अब ऊपर लिखा हुआ भी है एडी इंटीग्रेटेड, तो इसका मतलब है कि बेसिकली मेरा जो जोन है वो एडीएस में स्टोर हो रहा है और एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन के साथ ही ये रेप्लिकेट होगा। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन पार्टीशन है वो आपकी कॉन्फ़िगरेबल है। आगे आ जाएं। अच्छा, जो मैं चीज आपको कह रहा था ना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को डिस्कस करनी चाहिए थी, वो थी फिजिकल ज्योमेट्री। अब माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्कस नहीं की, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा। हो सकता है किसी रेलेवेंट प्लेस पे माइक्रोसॉफ्ट ये चीज डिस्कस करे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ये कोर्स में ना हो। ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे एनटीडीएस, ये आपके पास जो है ये बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, इसमें हम बात करेंगे। एक्चुअली मुझे ना बार बार कॉल आ रही है, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। स्टार्ट कर दें रिकॉर्डिंग। लें जी, ये बात होगी, आगे आ जाएं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। एनटीडीएस यूटिल, ये यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्टिव डायरेक्टरी की जो मेंटेनेंस है इसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। विद एनटीडीएस यूटिल यू कैन मैनेज एंड कंट्रोल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। ठीक है, यानी वो तमाम ऑपरेशंस जिनका ताल्लुक सिंगल मास्टर से है वो आप परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग एनटीडीएस यूटिल। लेकिन याद रखिएगा कि देयर आर नंबर ऑफ मल्टी मास्टर ऑपरेशंस जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं एनटीडीएस यूटिल से। तो इसने ऊपर यू कैन कह दिया है, तो आई डोंट नो कि क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं आपको चैनल दिखा देता हूं जिससे मेरा पॉइंट आप पे क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इसे आप बाउंड नहीं कर सकते फॉर सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। डीसी हमारा पावर ऑफ हो गया, डीसी को जी पावर ऑन करें, बूट हो रहा है, फिर मैं दिखाता हूं आपको। परफॉर्म एडीडीएस डेटाबेस मेंटेनेंस। डेटाबेस मेंटेनेंस आप परफॉर्म करेंगे, लाइक परफॉर्म ऑफलाइन डीफ्रेगमेंटेशन, क्रिएट एंड माउंट स्नैपशॉट्स। ठीक है, ऑफलाइन डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि डेटाबेस को आप डीफ्रैग कर देते हैं। डेटाबेस अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया तो डीफ्रैग करने से वो कंपैक्ट हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। क्रिएट एंड माउंट स्नैपशॉट, स्नैपशॉट होते हैं सॉर्ट ऑफ बैकअप ही होता है, यानी एक्टिव डायरेक्टरी का आप स्नैपशॉट ले लें तो वो सॉर्ट ऑफ बैकअप बन जाता है और देन उसे आप लोड भी कर सकते हैं। इस पे हम और बातें करेंगे। मूव डेटाबेस फाइल, लेट्स से आपका डेटाबेस सी पे पड़ा हुआ था डिफॉल्ट लोकेशन पे, और फॉर एग्जांपल सी इज रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो आप कहते हैं कि डेटाबेस को मूव करवा दें। तो इसके लिए मूव टू कमांड होती है और ये कमांड जो है आप एनटीडीएस यूटिल में ही देते हैं। बेसिकली ये एनटीडीएस यूटिल के बगैर आप डेटाबेस मूव नहीं करवा सकते। और उसके बाद मेंटेन डोमेन कंट्रोलर मेटा डाटा, डेटाबेस की इंटेग्रिटी चेक करनी है, देन आप एनटीडीएस यूटिल यूज करते हैं। और रीसेट एक्टिव डायरेक्टरी, रीस्टोर मोड, पासवर्ड। समटाइम ये होता है ना, आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है और ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटर जो है
उससे आपने टेक ओवर की एडीएस, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो नॉर्मल ऑपरेशंस जो हैं उनके लिए जो पासवर्ड होता है वो तो आपके साथ शेयर कर दिया जाता है, लेकिन एडी जो आपका डीएसआरएम का पासवर्ड है, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड का पासवर्ड, हो सकता है वो आपके साथ शेयर ना किया जाए या आप भूल जाएं। तो लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका नॉर्मल मोड चल रहा है तो उसमें आप डीएस रिपेयर मोड का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम उस वक्त है कि आपको डीएसआरएम का पासवर्ड भी नहीं पता और आपको जरूरत उसकी पड़ जाती है और एडीएस क्रैश हो गई, उस वक्त जरूरत पड़ती है तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर नॉर्मल मोड चल रहा है तो नॉर्मल मोड में से आप डीएसआरएम डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज करने के लिए भी आपको कहां जाना पड़ता है, एनटीडीएस यूटिल में, ठीक है। तो बेसिकली एनटीडीएस यूटिल से जो टास्क परफॉर्म होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो ये बात लिखी हुई है ना कि मैनेज एंड कंट्रोल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। बहरहाल देख लेते हैं हम, ये बूट हो जाता है तो हम इस पे कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहां से रन करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी, बल्कि एक्टिव डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टली एनटीडीएस यूटिल कमांड लाइन है, ठीक है। और नॉर्मली इसको आप डीएस रिपेयर मोड से जाके रन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहीं से रन करें, आप यहां से भी रन करके बहुत सारी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैं रन करता हूं एनटीडीएस यूटिल, ये एनटीडीएस यूटिल रन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे उसने हमें कहा है कि आप डेटाबेस को डीफ्रैग कर सकते हैं, तो चले मैं डेटाबेस डीफ्रैग करके आपको दिखा देता हूं। लेकिन इसके लिए जो सही तरीका है, अभी देखें मैं यहाँ पे फाइल्स लिखता हूँ, ये मुझे क्या कहेगा, वो क्या कह रहा है, एक्टिव इंस्टांस नॉट सेट, टू सेट एन एक्टिव इंस्टांस यूज एक्टिवेट इंस्टांस। जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी की एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो एनटीडीएस यूटिल चलाने के बाद आप पहली कमांड जो देंगे दैट वुड बी एक्टिवेट इंस्टांस एनटीडीएस, ठीक है। अब इसका जो डायग्नोस्टिक इंस्टांस है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। मसला अभी भी हल नहीं हुआ, अभी भी आप फाइल्स लिखेंगे तो इससे एक एतराज होगा। देखें क्या कह रहा है, एनटीडीएस इज रनिंग, स्टॉप द सर्विस बिफोर पॉइंटिंग टू दिस एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, ठीक है। तो आपको एक और काम करना पड़ेगा बिफोर डूइंग एनीथिंग, आपको यहां से आप सर्विस को स्टॉप कर दें। ये मैंने सर्विस स्टॉप कर दी, यस कर दें। इसने कहा है कि इस सर्विस को स्टॉप करेंगे तो इसके साथ साथ और भी सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी, मैंने यस कर दी है। अब ये जो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस है उसे भी स्टॉप कर रहा है और भी एसोसिएटेड सर्विसेज ने स्टॉप की है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाता हूं एनटीडीएस यूटिल में, ये मैं चला गया, यहां मैंने पहले किया एक्टिवेट इंस्टांस एनटीडीएस, ठीक है जी। अब मैं क्या कहता हूं, मैं फाइल्स में जाता हूं और कमांड देता हूं कंपैक्ट टू, डेटाबेस को कंप्रेस अगर करना हो तो ये कमांड है। मैं कहता हूं कंपैक्ट टू और मैं इसे कह देता हूं कहां रख दे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ड्राइव्स का स्टेटस क्या है, सी ई ड्राइव है, ठीक है जी, ई पे रख लेते हैं। मैं ऐसे कहता हूं कि डेटाबेस को कंपैक्ट करके ई कॉलन बैकस्लैश ई, सॉरी डी दे दिया, चलें डी में रख दे, नो प्रॉब्लम। ये देखें अब ये कंपैक्ट कर रहा है। इसने किया क्या है, आपका जो एक्चुअल डेटाबेस फाइल है ना दैट इज ntds.dit, अगर आप सी विंडोज में जाएं तो वहां पे ntds फोल्डर होता है और उस फोल्डर में बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी की तमाम चीजें पड़ी होती हैं। यहां मैं दिखा देता हूं, विंडोज एंड देन ntds, ये ntds, तो ये आपकी डेटाबेस फाइल थी ntds.dit। आपने जब इसे कंपैक्ट करने का कहा इसने उठाई है और मुझे एरर दे दिया क्योंकि डी मैंने दे दी, डी डीवीडी है, ठीक है, ई देना था। तो मैं दोबारा से ये कमांड देता हूं और यहाँ पे ई कॉलन बैकस्लैश कर देता हूं। अब ये क्या करेगा, उसको उठाएगा, उसको कंप्रेस करेगा। अभी भी ऑपरेशन टर्मिनेटेड हो गया। अच्छा, ई ड्राइव पे स्पेस कितनी है, ओहो, चले एफ देख लें, एफ जो है वो मुझे देख लेने दो, ठीक है जी। ई में वो देखें ना स्पेस कितनी है, 4 KB फ्री, एफ में स्पेस है तो आप एफ दे दें, एफ पे से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये बार इसकी पूरी चलती है बेसिकली, ये जिस तरह नहीं वो ग्राफिकली 100% तक जाता है। ये जनाब कंपैक्ट हो गया। वो कह रहा है इट इज रेकमेंडेड दैट यू इमीडिएटली परफॉर्म अ फुल बैकअप ऑफ दिस डेटाबेस, ठीक है। मैं बहरहाल बैकअप इसका नहीं लूंगा
उसकी वजह ये है कि मैंने तो ये सिर्फ जो है वो टेस्ट एक परफॉर्म किया। अभी भी मेरा जो डेटाबेस है उसकी ओरिजिनल लोकेशन सी विंडोज एनटीडीएस है, तो ये वहीं से रन होगा, लेकिन इसने एक कंपैक्टेड कॉपी बना दी है एफ में, वो आप देख लें, ये एफ ड्राइव खोलें तो ये एनटीडीएस यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा उसी वक्त है जब डेटाबेस काफी बड़ा है। ये जो मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की, दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन डीफ्रैगमेंटेशन। ये आप परफॉर्म नहीं करते बिकॉज एडीएस जो है वो ऑटोमेटिकली डीफ्रैग कर रही होती है, और एडीएस खुद से जो डेटाबेस को डीफ्रैग कर रही है दैट इज ऑनलाइन डीफ्रैगमेंटेशन। तो क्योंकि ऑनलाइन डीफ्रैगमेंटेशन हो रही है और वो ऑटोमेटिक है, उसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू रन ऑफलाइन डीफ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर केस है जिसमें आप करते हैं, वो जब केस आएगा हम उस वक्त डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ सिंगल मास्टर ऑपरेशन वाली बात लिखी है उसके रेफरेंस से आप देख लें कि जो रोल होल्डर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक मैं रोल्स चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं क्विट करता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ रोल्स, ठीक है। अब ये वो जगह है जहां से आप रोल ट्रांसफर या सीज करते हैं, ठीक है। तो इनको हम पर्टिकुलरली जहां पे हमें ये चीज रिक्वायर होगी हम उस वक्त करेंगे, लेकिन रोल ट्रांसफर या रोल सीज करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ता है, एनटीडीएस यूटिल में, ठीक है। ग्राफिकली भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप ग्राफिकली करना चाहते हैं या कमांड लाइन से करना चाहते हैं। हाँ ये है कि ग्राफिकली आप सारे रोल नहीं सीज कर सकते, कुछ हो जाते हैं, कुछ के लिए आपको कमांड ही रन करनी पड़ेगी, जबकि कमांड लाइन में ये एबिलिटी है कि तमाम रोल्स को चेंज करने की एबिलिटी आपको देती है। जी जी, किसी ने क्वेश्चन? सर जी जी वो आपने वो एनटीडीएस की यूटिल के बाद वो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज ब्लॉक कर दी थी, तो क्या आप उनको दोबारा स्टार्ट नहीं करना? हाँ, स्टार्ट करवा दें। यानी मैंने तो जाहिर है एडीएस में ऐसा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना था जो फौरी तौर पे मुझे चाहिए हो, लेकिन आप इसे यानी ये करने के बाद आप इसे स्टार्ट करवा दें, क्विट करें और एंड नेट स्टार्ट एंड देन एनटीडीएस, ठीक है, ये भी स्टार्ट कर देगा। ओके जी, आगे आए। अच्छा, ये इसने एक और चीज लिखी थी, रीसेट डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड का पासवर्ड भी चेंज करना चाहते हैं तो आप एनटीडीएस यूटिल में जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे एक कमांड होगी, ये देखने क्या लिखा हुआ है, सेट डीएसआरएम पासवर्ड। ये मोड चेंज करेगी, उसके बाद पासवर्ड चेंज करना है। यानी पहले मैं रखूंगा डीएसआरएम पासवर्ड, ये मैंने लिख दिया, ये अंदर आ गया, ठीक है। अब ये लाइन देखिए, रीसेट पासवर्ड ऑन सर्वर, आगे सर्वर का नाम देंगे आप, देन वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। यहां मैं लिखता हूं रीसेट पासवर्ड फॉर सॉरी ऑन सर्वर, और इस सर्वर का नाम है विंडीसी है, आई थिंक विंडीसी लिखा, देखें। प्लीज टाइप पासवर्ड फॉर डीएस रिस्टोर मोड, ये पासवर्ड दिया, कंफर्म करें, पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, ठीक है। और जहां तक वो इंटेग्रिटी चेक मेटा डाटा की बात कर रहा है, तो वो आप फाइल्स मोड में ही, अच्छा एक्टिवेट इंस्टांस नहीं किया, एक्टिवेट इंस्टांस स्टॉप किया, यस करें, सर्विस स्टॉप हुई। उसके बाद आप जाएंगे एनटीडीएस यूटिल में, एक्टिवेट करेंगे इंस्टांस एनटीडीएस, फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देंगे इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटेग्रिटी वेरीफाई करेगा, देखिए इंटेग्रिटी वेरीफाई की है इसने, इंटेग्रिटी चेक सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये सारी, उसके बाद आप डेटाबेस को स्टार्ट करवा दें, नेट स्टार्ट, डिपेंडेंसीज खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती हैं एनटीडीएस। मैंने आपको जो चीज इसने आगे करवानी है मैंने पहले ही बता दी, आगे आ जाए। अंडरस्टैंडिंग रीस्टार्टेबल एडीडीएस, देखें ये एक बड़ा डिफरेंस है व्हेन यू मूव फ्रॉम 2003 एक्टिव डायरेक्टरी टू 8। 2003 में बेसिकली ऐसी कोई चीज नहीं थी, ये 8 का फीचर है, इसलिए मैंने आपको 8 के रेफरेंस से बताया, आपको एज इट इज 12 में भी डिस्कस हो रहा है। पहले आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टार्ट करने का तरीका सिर्फ एक होता था कि आप मशीन को रीस्टार्ट करें और डीएस रिपेयर मोड में चले जाएं, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी सर्विस नहीं होती थी सर्विसेज एप्लेट में एक्टिव डायरेक्टरी की जो हम स्टॉप कर सकें, ठीक है।
यानी एक्टिव डायरेक्टरी को अगर आपने ऑफलाइन लाना है तो आप सिंपली मशीन को रीस्टार्ट करें और F8 प्रेस करके DS रिपेयर मोड में चले जाएं। लेकिन 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज इंट्रोड्यूस की थी कि आपके पास अब सर्विस अवेलेबल है, आप उस सर्विस को स्टॉप करवा दें तो एडीएस स्टॉप हो जाएगी, जो मैंने अभी काम किया। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग रीस्टार्टेबिलिटी एडीएस। एडीएस कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड बाय यूजिंग सर्विसेज कंसोल। मैंने तो आपको कमांड लाइन से करवाया, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है, वो तो मैंने इसलिए करवा दी कि हम जाहिर है कमांड प्रॉम्प्ट पे ही काम कर रहे थे। आप सर्विसेज में जाएं, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हो गया, वहां से भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो वो कमांड प्रॉम्प्ट से इसलिए कर दिया था क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी हमने ओपन की हुई थी। ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यहाँ से राइट क्लिक करके आप स्टॉप कर दें। ठीक है, तो आपके पास GUI में ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद ADDS कैन बी इन 3 स्टेट्स, ADS स्टार्टेड स्टेट, ADS स्टॉप्ड स्टेट, और थर्ड है हमारे पास DSRM स्टेट। अब इन तीनों स्टेट में फर्क क्या है? देखें, एक तो यह है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, तो ये है ADDS स्टार्टेड स्टेट। एक आपकी एक्टिव डायरेक्टरी आपने सर्विस स्टॉप की है, जो मैंने भी की थी, उसे हम कहते हैं ADDS स्टॉप्ड स्टेट। और थर्ड केस ये है कि हमने मशीन को रीस्टार्ट किया है, F8 प्रेस किया है और DSRM में चले गए। DSRM में भी आप जब चल जाते हैं तो याद रखिएगा कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी ऑफलाइन हो जाती है। ठीक है, अब वो क्या कहता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म अ सिस्टम स्टेट रीस्टोर व्हाइल ADDS इज इन स्टॉप्ड स्टेट। ये मैंने लिखा है रिवीजन नीडेड। आप बताएं मुझे इस स्टेटमेंट से क्या आप कॉन्सेप्ट लेते हैं? यहां लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म अ सिस्टम स्टेट रीस्टोर व्हाइल ADDS इज इन स्टॉप्ड स्टेट। ठीक है, अगर तो आप इससे इस स्टेट को मुराद ले रहे हैं तो चलें, बात फिर सही हो जाएगी, और माइक्रोसॉफ्ट ने यही लिखा है। लेकिन एक्चुअली अब जाहिर है स्टॉप्ड स्टेट और स्टार्ट स्टेट ये कोई ऐसी स्टेट्स नहीं है जो आपको एक्टिव डायरेक्टरी में कहीं नजर आए। सर्विस अगर स्टॉप हुई हुई है तो वो स्टॉप्ड स्टेट है। तो जनरली जब आप DSRM में भी होते हैं तो बेसिकली आपकी एक्टिव डायरेक्टरी स्टॉप हुई हुई होती है। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्टेड नहीं होती। रिवीजन नीडेड मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि इस स्टेटमेंट से एक टोन ये मिलती है कि इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म अ सिस्टम रीस्टोर व्हाइल ADDS इज इन स्टार्ट स्टेट। अब आप मुझे जरा कन्वे कर दें कि क्या ये टोन इस स्टेटमेंट से मिलती है या नहीं। जी, फीडबैक चाहिए आपका। लगता है आप लोग आज थके में हैं या फिर शायद नींद में हैं। उस्मान को तो सवाल नहीं, भी समझ आया सही। सवाल सिंपल सा है। देखिए ना, स्टेटमेंट लिखी हुई है इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म अ सिस्टम स्टेट रीस्टोर व्हाइल ADDS इज इन स्टॉप्ड स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म अ सिस्टम स्टेट रीस्टोर व्हाइल ADDS इज इन स्टार्ट स्टेट। ये बात निकलती है बीच में से। सर इससे तो यही लगता है कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि अगर इससे तो मतलब ये बनता है कि सर्विस स्टार्टेड है तो फिर तो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं ना, यही मैंने इसीलिए लिखा है रिवीजन नीडेड, क्योंकि ADS को रीस्टोर करने के लिए ADS शुड नॉट बी इन स्टार्टेड स्टेट। आप रीस्टोर नहीं कर सकते। रीस्टोर करने के लिए आपके पास एक ही चॉइस है कि यहां पे DSRM मोड आप चलाएं, F8 प्रेस करके डायरेक्टरी सर्विसेज, इसीलिए तो इसका नाम है डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड। तो मेरा ख्याल है यहां पे स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी कि परफॉर्म सिस्टम स्टेट रीस्टोर व्हाइल ADS इज इन DSRM। इससे स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। ये स्टार्टेड मोड और स्टॉप्ड मोड वाली कहानी जो है इसकी जरूरत नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि आप ADS को स्टॉप करके, जो हमने भी किया, अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है और मैं इसे स्टॉप कर देता हूं तब भी मैं रीस्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल मोड में चला रहे हैं अपने सिस्टम को, तो नो मैटर योर सिस्टम इज इन ADDS स्टार्ट मोड और स्टॉप मोड, यू कैन नॉट रीस्टोर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, फॉर एक्टिव डायरेक्टरी टू रिस्टोर योर सिस्टम मस्ट बी इन DSRM मोड। तो मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट ज्यादा स्ट्रेट थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट योर सिस्टम टू ADDS मोड एंड देन परफॉर्म रीस्टोर। ADS को रीस्टोर करने के लिए आप मशीन को रीस्टार्ट करवाएंगे, F8 प्रेस करेंगे और DSRM में जाएंगे, वहां से रीस्टोर करेंगे। जाहिर है ये ऑफिशियल स्लाइड्स हैं, इसलिए हम इनमें कोई स्टेटमेंट जो है मैं रिमूव नहीं कर सकता। मैंने रिवीजन नीडेड लिख दिया है। ठीक है, डिबेटेबल है, मैं इसमें मेरे पॉइंट्स हैं जो जस्टिफाई होते हैं, स्टूडेंट्स को मैं कन्वे कर रहा हूं, लेकिन ऑफिशियल स्लाइड्स हैं इसलिए इसमें से हम कोई चीज निकालते नहीं है।
हाँ जी, ये डेमोन्स्ट्रेशन में जितनी चीजें लिखी हुई हैं ये सारी मैंने आपको परफॉर्म करके दिखा दी हैं। हमने एडीएस को स्टॉप भी करके देख लिया, हमने ऑफलाइन डिफ्रेगमेंटेशन भी करके देख ली, ठीक है। परफॉर्म ऑफलाइन डिफ्रेगमेंटेशन, ऑफलाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्विस को स्टॉप करवाया था, मैंने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस स्टॉप करवाई थी, देन मैंने कंपैक्ट 2 कमांड से एडीएस को डिफ्रैग किया था, एंड देन मैंने इंटेग्रिटी कमांड भी आपको रन करके दिखा दी जिससे डेटाबेस इंटेग्रिटी चेक होती है, और लास्ट स्टार्ट एडीडीएस ये भी हमने करके देख लिया। ये देख लें क्रिएट एडीडीएस स्नैपशॉट, आप एनटीडीएस यूटिल में जाके कमांड है स्नैपशॉट, ठीक है, वो कमांड दें तो स्नैपशॉट बन जाता है। इसको आप माउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और माउंट करके फायदा ये होता है कि आप स्नैपशॉट को लोड कर लेते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह आप हाइपर-वी में स्नैपशॉट लेके और उसे लोड कर देते हैं। और एक्सपोज द स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट जो है वो आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स में व्यू करके और उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब आप स्नैपशॉट लोड करते हैं, ठीक है, ये जरा लैब लंबी है, ये हमें अलग से करनी पड़ेगी। ये जो यहाँ लिखा हुआ है राइट क्लिक द रूट नोड ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स एंड चूज कनेक्ट टू डोमेन कंट्रोलर, और आगे देखें डोमेन कंट्रोलर के लिए वो क्या कह रहा है, एंटर सर्वर एफक्यूडीएन कॉलन पोर्ट, ठीक है, और ये वो पोर्ट होगी जिसपे आपने माउंट किया हुआ है एनटीडीएस के थ्रू स्नैपशॉट को, ठीक है। तो व्यू इसे करें आप, बेसिकली ये है क्या, जिस तरह आप हाइपर-वी में स्नैपशॉट ले लेते हैं, तो स्नैपशॉट अगर व्यूएबल भी हो जाए तो बहुत काम आसान हो जाएंगे। लाइक मैंने एक स्नैपशॉट लिया था और मैं उस स्नैपशॉट में देख लेता हूं कि मेरी एक्टिव डायरेक्टरी में जो अभी चीजें चल रही हैं वो उस स्नैपशॉट में उनका स्टेटस क्या था। ये इट्स लाइक व्यूइंग योर बैकअप, ठीक है, आपने एक बैकअप लिया हुआ है और उसे आप देख रहे हैं, और उसमें अगर आपको वो चीजें मिल जाती हैं जो आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप व्यू करके उस स्नैपशॉट को रीस्टोर कर दें, ठीक है। तो ये बात इसने कही है। रिकवर डाटा, कनेक्ट टू द माउंटेड स्नैपशॉट एंड एक्सपोर्ट और रीइंपोर्ट ऑब्जेक्ट्स विद LDIFDE। LDIFDE अगर हम आज यूनिट 3 तक पहुंच गए तो हम इस यूटिलिटी को देखेंगे, अदरवाइज कल तो एसेंशियली देखेंगे। LDIFDE और CSVDE ये दो कमांड लाइन है जिससे आप ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बात होगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि हाउ टू परफॉर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और रीस्टोर अ बैकअप फ्रॉम द सेम डेट एज अ स्नैपशॉट। ये रेकमेंड कर रहा है कि आप स्नैपशॉट बहुत ज्यादा ओल्ड यूज ना करें, और मैन्युअली री एंटर डाटा आप इसमें खुद से भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जब तक आप स्नैपशॉट लोड होते हुए नहीं देखेंगे ये सारी बातें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो इसको हम सेपरेट लैब में परफॉर्म करेंगे, स्नैपशॉट लेंगे, उसे माउंट करवाएंगे, उसको व्यू करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे और उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके देख लेंगे। ओके जी, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रीस्टोर डिलीटेड ऑब्जेक्ट। एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर है कि आपको ये एबिलिटी देती है कि आप डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स को रिकवर कर सकते हैं। मैं इसकी काफी लंबी कमांड है, मैंने नोटपैड में लिखी हुई है, मैं भी वो रिकॉर्डिंग में रन कर लूंगा तो कॉपी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं तो वहीं से कॉपी करके और अपने पावर शेल में पेस्ट कर दूंगा। डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स आर रिकवर्ड थ्रू टॉमस्टोन रीएनिमेशन, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है तो वो डिक्लेयर हो जाता है एज अ टॉमस्टोन। टॉमस्टोन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके सर्टेन एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर दिया जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट बेकार हो गया, लेकिन वो पड़ा हुआ है डेटाबेस में, वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। और जब तक वो खत्म नहीं हो उसे रिकवर किया जा सकता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड मोस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर क्लियर्ड। मोस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इट मींस नॉट ऑल ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स क्लियर किए जाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट यूजलेस हो जाए, लेकिन इट्स नॉट लाइक के तमाम एट्रीब्यूट्स यूजर अकाउंट के डिलीट कर दिए। सेकेंडली, अथॉरिटेटिव रिस्टोर रिक्वायर्स ADDS डाउन टाइम। ये बिल्कुल अलग बात इसने कर दी कि, और कहना ये चाहता है कि सिंस जो रिस्टोर है, अथॉरिटेटिव रिस्टोर है, वो ADS का डाउन टाइम रिक्वायर करेगा ना। इसकी वजह बता सकते हैं डाउन टाइम क्यों रिक्वायर करेगा? जी, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि आप ADS को रिस्टोर नहीं कर सकते वाइल ADS इज ऑनलाइन, ठीक है। तो अब आपको ADS को अगर रिस्टोर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीबूट योर सिस्टम एंड स्विच ऑन टू DS रिपेयर मोड, ठीक है। जब तक आप DS रिपेयर मोड में नहीं जाते आप एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर नहीं कर सकते। तो यही बात वो यहां कह रहा है कि ADS डाउन टाइम आएगा, और यहाँ पे अथॉरिटेटिव जो उसने लिखा है वो गलत है, क्योंकि नॉन अथॉरिटेटिव भी रिक्वायर करता है ADDS डाउन टाइम। आपको मशीन को रिबूट करके किसी भी किस्म का रिस्टोर करना है, आपको पहले कहां जाना पड़ता है? आपको पहले DS रिपेयर मोड में जाना पड़ता है, ठीक है। तो बहरहाल बताना वो ये चाहता है कि सिंस
डेटाबेस रीस्टोर रिक्वायर डाउन टाइम, तो अगर आप ऑब्जेक्ट रिकवरी करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसके लिए बैकअप रीस्टोर ना करना पड़े, बल्कि आप बाय रनिंग सम कमांड आप रिकवर कर लें, तो आपका डाउन टाइम नहीं होगा। और वही चीज ये अगली स्लाइड में बता रहा है, ये देख लें। एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकिल बिन, एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकिल बिन प्रोवाइड्स अ वे टू रीस्टोर डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एडीडीएस डाउन टाइम। ठीक है, रिकवरी कर देगा, डाउन टाइम नहीं आएगा। यूजेस विंडोज पावरशेल विद एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल और दी एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टू रीस्टोर ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली दोनों से आप कुछ कुछ काम करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम में इसने बताया कि ऑब्जेक्ट जब डिलीट हुआ तो वो डिलीटेड डिक्लेयर हो गया। डिलीटेड डिक्लेयर होने के बाद वो रिसाइकिल बिन में पड़ा रहेगा, और ये वो टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट रिकवर हो सकता है। इसके बाद एडीएस का एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस। गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस क्या करता है, प्रीवियस स्लाइड में आए, टॉम स्टोन्स को खत्म कर देता है। ये देखें यहां भी इसने लिखा था गार्बेज कलेक्ट, टॉम स्टोन, फिजिकली डिलीटेड। तो अगर गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस अभी रन नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट को रिकवर करने की चॉइस है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको करके दिखाता हूं। हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट करके उसे रिकवर करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये यूनिट खत्म हो गया है, रिकवरी परफॉर्म कर लें। ये याद रखिएगा कि ये क्योंकि 2008 R2 का फीचर है, इसलिए आपका जो फंक्शनल लेवल है वो 2008 R2 पे हो, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकेगा। तो मैं यहां आ गया, मैं बेसिकली पावरशेल रन करता हूं, और ये आपके पास मैंने कमांड्स लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, मेरी डोमेन का नाम इसमें मैंने ऐड किया। भाई ये क्या कर रही है, एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकिल बिन का फीचर जो है वो ऑन कर देगी। मेरा ख्याल है मैंने वो नहीं कॉपी किए हुए। डेस्कटॉप पे कर लें, अदरवाइज फिर अगर तो पूरी फाइल उठा लेने तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देखते हैं ये क्या किया है। नहीं जी, कॉपी नहीं करने दे रहा। वैसे तो इस पे इनेबल किया हुआ है, तो ये वंस आप इनेबल कर लेंगे तो आपने जस्ट गेट एडी ओ ऑब्जेक्ट, ये कमांड अगर आप अकेली दें तो ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को उठा लाएगी। ठीक है, इसने फिल्टर लगा के डिस्प्ले नेम दिया है ताहिर। मैं एक ताहिर अकाउंट जो है उसे डिलीट करता हूं, और सिंपली आप गेट ऑब्जेक्ट करें और पाइपलाइनिंग करके रीस्टोर ऑब्जेक्ट करना। कमांड थोड़ी लंबी है, मुझे भी याद नहीं रहती, इसलिए मैंने लिखी है। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले तो आए एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में, इसे खोल लें, और साथ ही साथ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स भी रन कर लें, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में भी जाएं। मुझे ज़रा वेरीफाई कर देना है कि इस वक्त फंक्शनल लेवल क्या है। ठीक है जी, फंक्शनल लेवल तो हमारा बिल्कुल सही है। फंक्शनल लेवल ऐसा है जिसमें सारे काम हो सकते हैं। डोमेन फंक्शनल लेवल चेक कर लें। जी 12 पे है, तो ये तो काम ठीक हो गया है। ये जनाब एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में आए, और यहाँ पे आके मैं डोमेन में जाता हूँ। ठीक है, ऑप्शनल फीचर की ऑप्शन, ये जनाब इनेबल रिसाइकिल बिन, ये जनाब मैं इनेबल कर दिया। क्या कहता है, प्लीज रिफ्रेश एडी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स नाउ।
यहां से रिफ्रेश करें, ठीक हो गया। अब आप जाएं पावर शेल में, पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं और एक अकाउंट डिलीट करते हैं। ये जनाब ताहिर, ऐसे हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे करें डिस्प्ले नेम इक्वल टू कोट्स में ताहिर और पाइप साइन के साथ रीस्टोर ऑब्जेक्ट। फिल्टर पे से क्या एतराज है? डिस्प्ले नेम DISPLAY। सर्च बेस हटाएं या फिल्टर लगाएं? सर्च बेस की जरूरत नहीं थी, फिल्टर करना था। नहीं जी, ये हो गया, रिफ्रेश करें, ये ताहिर आ गया, ठीक है। तो इजंट इट सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। अकाउंट डिलीट करें, सिंपल कमांड है, ये आपके पास फाइल में आ गई है। मैंने रिसाइकिल बिन का जो फीचर है वो GUI से कर लिया ऑन। बहरहाल आप ये याद रखें, ये बड़ी लंबी कमांड है, मुझे नहीं, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। आप लोग जो है वो देख लीजिएगा इसे किस तरह मेमोराइज करना है। लेकिन बेसिकली जो काम हो रहा है वो सिर्फ ये है, एनेबल रेडी ऑप्शनल फीचर, इसको समझ लेना, ठीक है। ये कमांड लाइन ADS का ऑप्शनल फीचर ऑन करेगी। आइडेंटिटी में ये पाथ है जिसने इसे लंबा बनाया है, ये यहां तक। बाकी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है। स्कोप आपने फॉरेस्ट और कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, टारगेट डोमेन नेम दे दिया। ये बेसिकली जो चीज है ये आपको पाथ देना है, CN इज इक्वल टू रिसाइकिल बिन फीचर, कॉमा CN इज इक्वल टू ऑप्शनल फीचर्स, कॉमा CN इज इक्वल टू डायरेक्टरी सर्विसेज, कॉमा CN इज इक्वल टू डोमेन विंडोज एंटी, देन कॉमा सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन mcsc2.com, ठीक है। तो बहरहाल हमारे पास एक GUI ऑप्शन है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे कमांड लाइन से ही करें। ओके जी, ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारे पास अभी 10 मिनट्स हैं, तो हम दूसरा यूनिट जो है उसका स्टार्ट लेते हैं, 4th यूनिट। सर एक क्वेश्चन। जी प्लीज। सर अगर हमारे पास दो डोमेन कंट्रोलर्स हैं और एक डोमेन कंट्रोलर से हमारे पास एक OU डिलीट हो गया जिसके अंदर 10 यूजर थे, या उसके अंदर से 5 यूजर डिलीट हो गए हैं, लेकिन हमें पता है कि अभी रेप्लिकेशन नहीं हुई हुई और दूसरे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर वही 10 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सर हम कैसे उसकी वो आईडीज चेंज करेंगे कि जो हमारा दूसरा डोमेन कंट्रोलर है उससे चेंजेस पहले वाले पे आ जाए जहाँ से चीजें डिलीट हुई। नहीं, ये नहीं करेंगे हम। हमें देखें, आपके पास टाइम ही बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि यूजर अकाउंट डिलीशन तो फौरी तौर पे रेप्लिकेट हो जाती है। ये तो उसी वक्त, यानी अगर दोनों DC साथ पड़े हो तभी कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है। तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आप वर्जन आईडी कैसे हाई करते हैं, लेकिन ये वर्जन आईडी रीस्टोर की हाई होती है। आप बेसिकली रीस्टोर मोड में जाके और उसमें बैकअप जो रीस्टोर करते हैं उसकी वर्जन आईडी आप हाई करते हैं। ये देखने कमांड लाइन क्या होती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कहते हैं कि मैं रीस्टोर से बच जाऊं और मेरे वो जो अकाउंट है वापस आ जाए। आपके पास एक और ऑप्शनल तरीका है कि आप सिंपली रिसाइकिल बिन से उन्हें रिट्रीव कर लें, वो ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन अथॉरिटेटिव रीस्टोर के लिए जो वर्जन रेज होता है वो किस तरह होता है, NTDS यूटिल में आप जाते हैं, वही सारा काम। पहले आप सर्विस को स्टॉप करें, नेट स्टॉप NTDS, ये जनाब स्टॉप हो गई। अब आप चलाएं NTDS यूटिल और उसमें एक्टिवेट करें इंस्टांस NTDS, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैं आपको नॉर्मल मोड से करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये नॉर्मल मोड से नहीं होगा। आप पहले DS रिपेयर मोड में जाएंगे, बैकअप को रीस्टोर करेंगे, रीस्टोर करने के बाद ये काम करेंगे। NTDS यूटिल में गए, एक्टिवेट
इंस्टांस, NTDS। ठीक है, अब आप जाएं अथॉरिटेटिव रीस्टोर, और यहां पे आपके पास कमांड होगी रीस्टोर ऑब्जेक्ट, और आगे डिस्टिंग्विश नेम देना है। मैं यहां लिख देता हूं DC इज इक्वल टू MCSE2। इसको तो एरर देना चाहिए कि आप TSRM मोड में नहीं है। देखें, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ये इम्पैक्ट जो था ये दिखाना था। डायलॉग बॉक्स जो मेरे पास इस वक्त प्रेजेंट हुआ है वो क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म अथॉरिटेटिव रीस्टोर। ठीक है, मैं ऐसे बहरहाल नो कर देता हूं। आप यस करेंगे, वो डेटाबेस की वर्जन आईडीज को रेज कर देगा। ठीक है, ओके जी, आपका यूनिट 4 है मैनेजिंग यूजर एंड सर्विस अकाउंट्स, और इसमें एक आपने नया फीचर भी डिस्कस करना है सर्विस अकाउंट से रिलेटेड, और बाकी आपकी यूजर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें बल्क इंपोर्ट प्रोसेस भी हम करेंगे, इसके लेसन्स देख लें। आई डोंट थिंक कि इस वक्त अब हम लेसन इसका कर सकेंगे, मुझे देख लेने दें पैरा लेसन। नहीं, बहुत लंबा है, बस मॉड्यूल ओवरव्यू ले लें। बेसिकली ऑटोमेटिंग यूजर अकाउंट मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हाउ टू परफॉर्म bulk import process using CSVD and LDIFD। उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग पासवर्ड पॉलिसीज हैं, पासवर्ड यूजर अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज हैं। एक आपके पास नई पासवर्ड पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं फाइन ग्रैंड पासवर्ड पॉलिसी, आई बिलीव कि वो भी इसमें डिस्कस होगी। एंड देन कॉन्फ़िगरिंग मैनेज्ड सर्विस अकाउंट्स। आपके पास बेसिकली जो सर्विस अकाउंट्स हैं, सर्विस अकाउंट का मतलब है वो अकाउंट जो सर्विसेज यूज कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिल्ट इन अकाउंट देखा हूं, आपने देखा होगा यहाँ पे अगर आप यूजर्स देखें तो रिफ्रेश करें, कोई सर्विस इसमें या तो चल रहा, इसमें इस वक्त ऐसी कोई सर्विस है नहीं जिसका अकाउंट आपको दिखाया जा सके। लेकिन वैसे देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक IAS आपका जो है, मैंने मेरा ख्याल है हाँ सर्विस नहीं स्टार्ट करवाई ना आपने, अभी जब परफॉर्म किया सारा कुछ तो उसके बाद नेट स्टार्ट NTDS भी करना था ना, आपने ADS स्टार्ट नहीं करवाई इसलिए वो सो गया। अब रिफ्रेश करें, अब वापस आ जाना चाहिए इसे, लेकिन जाहिर है वो बुरा मन आ गया आपने जो किया उसकी, बंद करके दोबारा खोलने ज़्यादा आसान। अब इसे रन हो जाना चाहिए। ये रन हो गया, एक्सपैंड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन अकाउंट्स भी मिलेंगे जो डिपेंडिंग अपॉन सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। लाइक आप अगर IAS इंस्टॉल करें तो इसमें आपको आई यूजर का अकाउंट मिलेगा। ठीक है, जो सर्विस अकाउंट है, बेसिकली मैं आपको सर्विस अकाउंट बताना चाह रहा था, ऐसे अकाउंट जो सर्विसेज के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, सर्विस के साथ ही वो अकाउंट यूज होते हैं, वो कोई नॉर्मल यूजर नहीं होता जो लॉग इन हो रहा है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिफरेंट पूरा एक मैकेनिज्म आपको दे दिया है टू मैनेज दो सर्विस अकाउंट्स, और वो हम देखेंगे कॉन्फ़िगरिंग मैनेज सर्विस अकाउंट्स में। तो हम कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में ये यूनिट पूरा हो जाए। ये यूनिट है थोड़ा सा यानी इसमें करने वाला काम जो साथ साथ है वो भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कल सेकंड खत्म हो जाए, थर्ड यानी फोर्थ खत्म हो जाए, फिफ्थ स्टार्ट हो जाए। हम एक यूनिट जो है ना पीछे चलेंगे, तो वो हमने किसी तरह से कवर करना है। ओके जी, टेक केयर। ये वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आप लोग 1 घंटे बाद डाउनलोड कर दें। खुदा हाफिज़।